Hello friends, welcome to Pharmaceutians. Today we are on an exciting journey in a fascinating world of chromatography. A fascinating history of chromatography. A powerhouse technique in chemical analysis. So we are going to start this journey with a curious scientist, a Russian botanist, Mikhail Sweet. Actually, he was working on separation of plant pigments. For this, he has taken mixture of plant pigments and a glass column. This glass column was packed with calcium carbonate. Actually, he had a concept in his mind that components present in this mixture, they should have different affinity for this phase, means calcium carbonate. And because of that different affinity, components are going to be separated. मीन्स सिंपल एक एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो आप तीन दोस्त हैं, आप कहीं पर साथ में जा रहे हैं और एक चौथा दोस्त मिल गया, तो एक जो मित्र है उसकी इससे बहुत बनती है चौथे मित्र से, वो वहीं खड़ा रह गया। दूसरे की कम बनती थी, वो थोड़ा खड़ा हुआ फिर निकल गया, और तीसरे की बिल्कुल नहीं बनती थी, वो सीधा निकल गया। तो जो तीनों साथ में थे वो चौथे की प्रेजेंस के कारण क्या हो गए, सेपरेट हो गए, बिकॉज दे वर हैविंग डिफरेंट एफिनिटी। तो सेम कॉन्सेप्ट वाज इन माइंड ऑफ मिखाइल स्वेट। तो मिखाइल स्वेट ने इसके लिए जो मिक्सचर ऑफ प्लांट पिगमेंट्स था इसको इंट्रोड्यूस कराया। ही हैज टेकन दिस मिक्सचर ऑफ प्लांट पिगमेंट्स एंड इंट्रोड्यूस to the glass column। और जैसे उसने इंट्रोड्यूस कराया, he observed first a band of yellow colored band, and then orange colored band, and then green color band. So he observed all these three bands, and because of these colored bands, he taken two words. First one is chrome, another one is graphene. Bands की यहां पर क्या हुई, राइटिंग। कलर्ड बैंड्स की क्या हुई यहां पर, राइटिंग। और कलर को हम क्या बोलते हैं, क्रोम, राइटिंग को क्या बोलते हैं, ग्राफिन। तो क्रोम ग्राफिन, और क्रोम और ग्राफिन को मिला के ही हैज कॉइन्ड द टर्म क्रोमेटोग्राफी। सो द वर्ड क्रोमेटोग्राफी इज गिवन बाय द साइंटिस्ट मिखाइल स्वेट। इसके पहले इस तरह के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना काफी मुश्किल था। इवन they were not having information about these colored bands। आज हमें पता है येलो कलर का जो बैंड है ये ज़ैंथोफिल है, और जो ऑरेंज कलर का बैंड है ये कैरोटीन है, और ये जो ग्रीन कलर का बैंड आपको दिख रहा है दिस इज ड्यू टू क्लोरोफिल। लेकिन उस समय उनके पास इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो डिफरेंट कलर के बैंड्स वहां पर अपीयर हुए। कलर के लिए क्रोम वर्ड यूज किया, बैंड्स की राइटिंग हुई, राइटिंग को क्या बोला, ग्राफी, एंड इट बिकम्स क्रोमेटोग्राफी। आज हम जो क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं उसका कलर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बोला जाता है कि एक बार जो नाम चल गया तो नाम चल गया। आज आप जो क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं उसमें आप रिटेंशन टाइम देखते हैं, आरएफ वैल्यू वहां पर देखते हैं, एरिया अंडर कर्व वहां पर चेक करते हैं, लेकिन कलर से वहां पर कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन क्रोमेटोग्राफी नाम जो एक बार चला, मिखाइल स्वेट ने जो नाम दिया था वो आज भी चल रहा है।
but the real story of struggle and humiliation starts here. क्योंकि जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था मिखाइल स्वेट को, वो रिकॉग्निशन नहीं मिला। कई इसके कारण थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कारण था, द मेन रीजन बिहाइंड इट वाज द साइंटिस्ट, another scientist, Richard Willestetter. Richard Willestetter was the greatest scientist of that time. Actually, we can say he was the giant of natural chemistry. उन्होंने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट और आइडेंटिफाई करके बता दिया जो उस समय लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। एट्रोपिन के बारे में बताना, मॉर्फिन के बारे में बताना, और काफी ईमानदार थे अपने काम के लिए। तो उनके पास जब रिसर्च पेपर पहुंचा, किसका रिसर्च पेपर पहुंचा? मिखाइल स्वेट का। मिखाइल स्वेट का जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा, इट वाज ऑफ 1906, और ये रिसर्च पेपर जब विलेस्टेटर के पास पहुंचा, तो उनका काम था कि जो भी उनके पास रिसर्च पेपर पहुंचेगा, इस तरह का कोई भी रिसर्च पेपर जो उनके पास पहुंचेगा, उसको वो परफॉर्म करके देखते थे। उन्होंने अगेन उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। सबसे पहले क्या लिया? ग्लास कॉलम पैक्ड विथ कैल्शियम कार्बोनेट, मिक्सचर ऑफ प्लांट पिगमेंट्स एज लाइक मिखाइल स्वेट। उन्होंने भी इस प्लांट पिगमेंट्स के मिक्सचर को कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर इंट्रोड्यूस किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस मिक्सचर को डाला, हम सभी को पता है कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर कैसा होता है। इट इज एग्रेसिव इन नेचर। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में सभी लोग जानते हैं, कैसे नेचर का ही, एग्रेसिव नेचर का है। तो जैसे ही उन्होंने इस मिक्सचर को ऐड किया कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां पर होने लगी। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट था वो डिकम्पोज होने लगा। ना तो कोई सेपरेशन, ना ही कोई क्रोमेटोग्राफी। अगेन फिर से उन्होंने फ्रेश कॉलम लिया, फिर से उन्होंने उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ऐड किया, फिर से उन्होंने प्लांट पिगमेंट्स के मिक्सचर को उसमें ऐड किया, लेकिन फिर से वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ना ही कोई सेपरेशन, ना ही कोई क्रोमेटोग्राफी। और कई बार जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, तो उन्हें एक चीज समझ में आई, जो उनको लगा, उन्हें लगा कि ये जो वर्क है ये फेक है, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि कंपोनेंट को सेपरेट करने में उस समय कई दिन, इवन कई महीने भी लग जाते थे। और मिखाइल स्वेट क्या बोल रहा है, ये 2 से 3 घंटे में ये कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। तो वैसे भी थोड़ा सा भरोसा कम था, बिलीफ कम था। तो कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी जब रिचर्ड विलेस्टेटर को रिजल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने बोला क्रोमेटोग्राफी के जैसा कुछ नहीं होता है, देयर इज नथिंग लाइक क्रोमेटोग्राफी। एंड द वर्क ऑफ मिखाइल स्वेट वाज रिजेक्टेड। रिजेक्ट किसने कर दिया? ये रिचर्ड विलेस्टेटर ने। अब आप सोचें कि रिचर्ड विलेस्टेटर वही सब कुछ कर रहा था जो कौन कर रहा था? आपका मिखाइल स्वेट। फिर प्रॉब्लम कहां पर आ गई? उससे वो रिजल्ट की रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्यों नहीं मिली? दोबारा उसको रिजल्ट वैसा क्यों नहीं मिला? इस वीडियो को आप थोड़ा सा पॉज करें और सोचें, दिमाग लगाएं, क्या ऐसा हुआ होगा? कारण बड़ा सिंपल था। अगर आप सिंपल एक लॉजिक लगाएं, आप और हम भी घर में जो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, पहले उसको नॉन एग्रेसिव बनाते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं। तो वही काम मिखाइल स्वेट ने किया था, लेकिन वो स्टेप स्किप हो गया। किससे स्किप हो गया? रिचर्ड विलेस्टेटर से। और इसके ये कारण ये भी हो सकता है कि जो मिखाइल स्वेट का जो रिसर्च पेपर था, इट वाज इन रशियन लैंग्वेज, तो हो सकता है कि प्रॉपर ट्रांसलेशन वहां पर ना हो पाया हो, लेकिन नुकसान हो चुका था।
क्योंकि 1906 का जो वर्क था, रिचर्ड विलेस्टेटर ने उस वर्क को वहां पर रिजेक्ट किया, मिखेल स्वेट के उस वर्क को रिजेक्ट कर दिया। और यही कारण था कि रिचर्ड विलेस्टेटर ने जब इस वर्क को रिजेक्ट किया, रिचर्ड विलेस्टेटर की उस समय ख्याति ऐसी थी, उस समय उनकी छवि ऐसी थी, उस समय उनका फेम इस तरीके का था, एक वो जो सही बोल देते वो सही, जो वो गलत बोल देते वो गलत, मतलब उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। तो 1906 में जब ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका था और उसके बाद जब इसको रिजेक्ट किया, तो काफी सालों तक इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। 10 साल, 20 साल, 30 साल, more than 30 years. In 1939 अगेन क्रोमेटोग्राफी के ऊपर वर्क स्टार्ट किया, जो दूसरे साइंटिस्ट थे, आर्चर मार्टिन एंड रिचर्ड सिंज। आर्चर मार्टिन और रिचर्ड सिंज ये दोनों अलग अलग टेक्निक के ऊपर काम कर रहे थे, एडजप्शन के ऊपर काम कर रहे थे, काउंटर करंट के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने दोनों टेक्निक को मिला के डेवलप की पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, और इसके लिए उनको 1952 में नोबेल प्राइज भी दी। उनको नोबेल प्राइज दिया गया 1952 में, इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो आज हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन है। इवन हम लोग जो मैक्सिमम इक्वेशंस पढ़ते हैं वो आर्चर मार्टिन और रिचर्ड सिंज की ही देन है। इन्हीं ने वो सारे मेथड्स, वो सारे इक्वेशन, लगभग सारे इक्वेशन इन्होंने दिए थे। इनका जो पेपर पब्लिश हुआ 1941 में, उसमें ये बहुत सारी चीजें सजेस्ट करते। पहली बात तो ये बोलते हैं कि मिखेल स्वेट गलत नहीं था, मिखेल स्वेट सही था। गलती किससे हुई थी? विलेस्टेटर से गलती हुई। पहली चीज तो वहां पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया। दूसरा, वो सजेस्ट करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसे एग्रेसिव स्टेशनरी फेज को यूज करने की जरूरत नहीं है, बेटर है कि हम क्या यूज करें, नॉन एग्रेसिव मटेरियल लाइक सिलिका जेल, सिलिका जेल का हम यूज करें। और वो सजेशन हमें आज तक काम में आ रहा है। सेम रिसर्च पेपर में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। सेम रिसर्च पेपर में ये सजेस्ट कर रहे हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो हम लोगों ने डेवलप की है, ये एक तरह से शादी है। किसके बीच में शादी है? दो टेक्निक के बीच में। मींस जो दो टेक्निक इन दो अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाई थी, एडजप्शन और काउंटर करंट, उनको मिला के हमने ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बनाई है। उसमें कुछ और सजेशन ये देते हैं, ये सजेस्ट करते हैं उस रिसर्च पेपर में कि ये सजेस्ट कर रहे हैं, वहां पे रिसर्च पेपर में सजेस्ट करते हैं ये कि जो आपका मोबाइल फेज है, अगर हम सिंपल लिक्विड मोबाइल फेज की जगह गैसियस मोबाइल फेज लें तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा। वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं वहां पे? लोएस्ट एचटीपी इज ऑब्टेनेबल बाय यूजिंग गैसियस मोबाइल फेज। मींस अगर आप गैसियस मोबाइल फेज यूज कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा वहां पे? लोएस्ट वैल्यू ऑफ एचटीपी। और लोएस्ट वैल्यू ऑफ एचटीपी मींस मैक्सिमम सेपरेशन। और आप समझ गए होंगे कि ये जो सजेशन 1941 का ये सजेशन आगे जाके किसका आधार बना? बिल्कुल सही है, गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में पहली बार सजेस्ट किसने किया था? आर्चर मार्टिन और रिचर्ड सिंज ने सजेस्ट किया। इन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो आपका है गैसियस मोबाइल फेज, ये बेटर रिजल्ट देगा क्योंकि एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफर इजी हो जाएगा। अब ये 1941 का सजेशन है, वो बात अलग है कि 1960 और उसके बाद डेवलप हो पाई आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी, लेकिन सजेशन 1941 का है। आगे जो आर्चर मार्टिन है, ये काम करते हैं दूसरे साइंटिस्ट एटी जेम्स के साथ में मिलके, और इनका पेपर पब्लिश हुआ 1949 में। और इस पेपर में ये अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन दे रहे हैं। ये सजेशन दे रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एचपीएलसी के बारे में। ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप स्टेशनरी फेज के पार्टिकल साइज को बहुत कम कर दो और
जो मोबाइल फेज है उसको हाई प्रेशर से भेजें, मींस रिड्यूस द साइज ऑफ स्टेशनरी फेज पार्टिकल्स एंड use the mobile phase with high pressure. It will give best separation. Means again ये हमें सजेस्ट कर रहे थे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में, HPLC के बारे में। और यही बेसिक प्रिंसिपल आज तक लागू होता है। हमने ओवर प्रेशर, अल्ट्रा प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी डेवलप कर ली, लेकिन वो सजेशन भी यहीं से आया था। जो किसने दिया था? मार्टिन एंड जेम्स ने। मींस मार्टिन का एक बहुत बहुत बड़ा रोल है क्रोमेटोग्राफी को डेवलप करने में। आज हम जो भी इक्वेशंस पढ़ रहे हैं ये सब अधिकतर इनमें से मार्टिन के ही दिए हुए। तो मार्टिन और सिंज, मार्टिन और जेम्स, इन लोगों ने मिलकर क्रोमेटोग्राफी के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हम यहां पर एक नाम भूल गए और वो नाम है 1919 में इनकी डेथ हो गई। मींस इनको जीते जी रिकॉग्निशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो अपना लगातार काम करते रहे। वो कॉलेज में जाते, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में जाते, लोगों के पास अपने एक्सपेरिमेंट लेके जाते, टीचर्स के पास जाते और रिसर्चर्स के पास जाते और उनको जाके वो बताते कि क्रोमेटोग्राफी ये टेक्निक है, अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करके बताते, बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स वो वहां पर करके बताते। लेकिन किसी ने बहुत ज्यादा सीरियसली उनको नहीं लिया, क्योंकि उनके वर्क को रिजेक्ट किसने किया था? रिचर्ड विलेस्ट्रेटर ने। तो इतना कोई भाव इनको दे नहीं रहा था, उनके बारे में बहुत ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा था। Nobody was concerned about the work of Michael Sweet. और इस गुमनामी की जिंदगी में ही उनकी मौत हो गई, जबकि वो काफी कुछ नए स्टूडेंट्स को बता सकते थे, बता रहे थे। लेकिन अक्सर ये बोला जाता है कि महानता की कीमत पागल घोषित होना है। कई लोगों को आप पागल घोषित कर देते हो, आप बोल देते हो अरे ये तो पागल है, लगा रहता है फालतू की काम। आप उन्हें पागल बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो सही डायरेक्शन में हो सकता है कि उस समय उन्हें रिकॉग्निशन ना मिले, बाद में उन्हें रिकॉग्निशन। और जब क्रोमेटोग्राफी का इतना डेवलपमेंट हो गया, 80s में HPLC भी डेवलप हो गई और आज लगातार डेवलपमेंट चल रहा है, तो बाद में जाके मिखाइल स्वेट को बोला गया फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। और उनके मरने के बाद जब उन्हें रिकॉग्निशन मिला तो उनकी कब्र पे लिखा गया, यहां पर एक आदमी लेटा हुआ है, यहां पर एक आदमी है, ही इन्वेंटेड क्रोमेटोग्राफी, सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स बट यूनाइटिंग पीपल। मींस मॉलिक्यूल को सेपरेट किया लेकिन पूरे दुनिया को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि अब हर कोई किसका यूज कर रहा था? क्रोमेटोग्राफी का। तो जब हमें लगता है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं, जबकि हम एक सही डायरेक्शन में हैं, तो बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमें क्या बोला जा रहा है। महानता की कीमत पागल घोषित होना। लोगों ने उनको भी पागल कहा होगा, लेकिन वो अपना काम करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो कर रहे हैं, इन्यूइट, वो जो कर रहे हैं ये आगे जाके लोगों के बहुत काम में। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक एक बार आप इसको देखें और सोचें, अपने आप से पूछें कि हम मिखाइल स्वेट की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं। थैंक यू।